आइए आज सीधे इस एक्सप्लेनर में चलते हैं और भारत के संविधान का विश्लेषण करते हैं। सोचिए, एक बेहद विशाल, मजबूत और आलीशान घर बनाने का प्रोजेक्ट। एक ऐसा घर जिसकी बुनियाद इतनी सॉलिड रखी गई हो कि आने वाली पीढ़ियां वहां बिल्कुल सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से रह सके। ये सपना था उन सेनानियों का जिन्होंने इस देश की कल्पना की थी, और आज हम इसी बेहतरीन घर के मास्टर ब्लूप्रिंट यानी संविधान के मूल ढांचे को समझने वाले हैं। इस ग्रैंड ब्लूप्रिंट को बनने में छोटा मोटा वक्त नहीं, पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन की कड़ी मेहनत लगी थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा ये 395 आर्टिकल्स वाला ड्राफ्ट पूरी तरह से अपना लिया गया था। फिर एक हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट दिन 26 जनवरी 1950 को इसे कमेंस किया गया, यानी पूरे देश में लागू किया गया। ये कोई आम कानून की किताब नहीं है, बल्कि वही आधारशिला है जिस पर इस पूरे राष्ट्र का अस्तित्व टिका है। इस एक्सप्लेनर में हमारा आर्किटेक्चरल रोड मैप बिल्कुल क्लियर होगा। पहले देश का फिजिकल प्लॉट यानी संघ और क्षेत्र, फिर उसमें रहने वालों की नागरिकता, उनके मूल अधिकार, स्टेट के नीति निर्देशक तत्व और आखिर में सबके कर्तव्य और कार्यपालिका। तो सबसे पहले भाग 1, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, अनुच्छेद 1 से 4 तक। नया घर बन रहा है तो प्लॉट की आउटर बाउंड्री तो तय करनी पड़ेगी ना। आर्टिकल 1 तो देश का नाम भारत और इंडिया फिक्स कर देता है, लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग अंतर आर्टिकल 2 और 3 के बीच का है। इसे ऐसे समझिए, आर्टिकल 2 का मतलब है बाहर से कोई नया प्लॉट खरीदकर अपने घर में जोड़ लेना, और आर्टिकल 3 वो तो बस अपने ही घर के अंदर की दीवारों को रीअरेंज करके नए कमरे बनाना है, यानी पहले से मौजूद राज्यों की सीमा या नाम बदलना या उन्हें बांटकर नया राज्य बना देना। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप यानी नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। प्लॉट तय हो गया, पर अब सवाल ये था कि 1950 में जब ये घर बनकर तैयार हुआ, तब इसका असली वासी किसे माना जाए। उस बेहद संवेदनशील दौर में नागरिकता देने के लिए 4 स्पेसिफिक कैटेगरीज को प्राथमिकता दी गई थी। आर्टिकल 5 उन सब के लिए था जिनका डोमिसाइल पहले से भारत में था। आर्टिकल 6 जो पाकिस्तान से भारत आए। आर्टिकल 7 उनके लिए जो गलती से पाकिस्तान चले गए थे लेकिन लौट आए। और आर्टिकल 8 उन भारतीयों को आइडेंटिफाई करता था जो काम के सिलसिले में पहले से विदेशों में रह रहे थे। ये एक बिल्कुल तथ्यात्मक तरीका था देश के असली नागरिकों को लीगली पहचानने का। अब आता है ब्लूप्रिंट का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा, भाग 3, फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 तक। इसे हम इस घर के सबसे स्ट्रिक्ट हाउस रूल्स कह सकते हैं। ये रूल्स घर में रहने वालों को बाहरी ताकत या स्टेट की मनमानी से प्रोटेक्ट करते हैं। आज के वक्त 6 मूल अधिकार एक्टिव हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचार। वैसे जानकारी के लिए बता दें कि शुरू में राइट टू प्रॉपर्टी भी एक फंडामेंटल राइट था, पर बाद में 44th अमेंडमेंट से इसे हटाकर सिर्फ एक लीगल राइट का दर्जा दे दिया गया। इन्हीं हाउस रूल्स के अंदर आर्टिकल 15 एक बहुत बड़ी फाउंडेशन है, एक सख्त नियम जो कहता है कि इन 5 आधारों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान। ये थ्योरी बिल्कुल क्लियर करती है कि पब्लिक स्पेसेस में हर एक वासी को एक जैसा इक्वल ट्रीटमेंट और एक्सेस मिलेगा। और आगे चलकर अधिकारों का ये दायरा आर्टिकल 21 में बेहद विशाल हो जाता है। इसे अक्सर सबसे महत्वपूर्ण अधिकार माना जाता है। ये सिर्फ जिंदा रहने की गारंटी यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तक सीमित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम अपने फैसलों से इसका स्कोप इतना बड़ा कर दिया है कि आज इसमें गरिमापूर्ण जीवन जीना, निजता यानी प्राइवेसी का अधिकार और यहाँ तक कि विदेश यात्रा करना भी शामिल हो चुका है। ये बिल्कुल वही ढाल है जो नागरिक के अस्तित्व को सर्वोच्च दर्जा देती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर इन हाउस रूल्स का कोई उल्लंघन करे तो क्या किया जाए? यहाँ एंट्री होती है आर्टिकल 32 की, हमारे घर का अल्टीमेट सिक्योरिटी सिस्टम। अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। कोर्ट 5 तरह की रिट्स जैसे हेबियस कॉर्पस या मैंडेमस जारी करके इन सभी अधिकारों को फोर्सफुली लागू करवाने की ताकत रखती है। चलिए अब फोकस थोड़ा शिफ्ट करते हैं भाग 4 पर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, अनुच्छेद 36 से 51। अब तक हमने वासियों के अधिकारों की बात की, पर अब बात होगी घर चलाने वाले मैनेजर्स यानी स्टेट की जिम्मेदारियों की। इन निर्देशक तत्वों को ना एक पिंकी प्रॉमिस की तरह समझिए।
इसे कोर्ट के जरिए नागरिक जबरदस्ती लागू नहीं करवा सकते, लेकिन ये देश की सरकारों की ड्यूटी है कि भविष्य में जब भी उनके पास रिसोर्सेज आएंगे, वो इन प्रोमिसेस को ध्यान में रखकर ही आगे की पॉलिसीज और कानून बनाएंगे। इन अहम निर्देशों की लिस्ट में आने वाले कल का एक बेहतरीन विजन छिपा है। जैसे आर्टिकल 39D कहता है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बिना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के। आर्टिकल 40 गांव में पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ इशारा करता है और आर्टिकल 45 छोटे बच्चों की अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बात करता है। ये सारे पॉइंट्स सोसाइटी में एक आर्थिक और सामाजिक बराबरी लाने का रास्ता तय करते हैं। और अब आखिरी में भाग 4A और 5, ड्यूटीज एंड एग्जीक्यूटिव, अनुच्छेद 51A और 52। हम इस आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट के आखिरी फेज में हैं, जहां घर में रहने वालों के दैनिक चोर्स यानी कर्तव्य समझाए गए हैं। 11 ये नंबर काफी खास है। आज के वक्त नागरिकों के पास कुल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। दिलचस्प बात यह है कि शुरू में जब इन्हें संविधान में जोड़ा गया था तो इनकी संख्या 10 थी। बाद में एजुकेशन से जुड़ा एक और मूल कर्तव्य इसमें ऐड कर दिया गया। इन कर्तव्यों को देखें तो समझ आता है कि ये बस नियम नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति हमारा समर्पण है। जैसे कि संविधान और राष्ट्रीय ध्वज का सच्चे दिल से सम्मान करना, जरूरत पड़ने पर देश की रक्षा के लिए आगे आना, अलग अलग समुदायों के बीच भाईचारा और हार्मनी बनाए रखना, और अपने पर्यावरण, नदियां, झीलें और वाइल्ड लाइफ की हिफाजत करना। इस रिपब्लिक में रहने का मतलब सिर्फ अधिकार लेना नहीं, बल्कि एक्टिव पार्टिसिपेशन देना भी है। इस पूरे विश्लेषण की कड़ी जुड़ती है आर्टिकल 52 पर आकर। ये आर्टिकल एकदम क्लियर शब्दों में स्थापित करता है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देश के एग्जीक्यूटिव के हेड के रूप में एक राष्ट्रपति। वो न केवल देश के मुखिया हैं, बल्कि तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर भी हैं। इस बेहद विशाल संवैधानिक स्ट्रक्चर की निगरानी करने वाला एक आदर्श प्रतीक। तो इस एक्सप्लेनर को यहाँ रोकते हुए एक बेहद अहम सवाल ध्यान में आता है। किसी भी रिपब्लिक की असली ताकत आखिर किस चीज में बसती है? उन अधिकारों में जो नागरिकों को सौंपे गए हैं, या उन जिम्मेदारियों में जो उनसे निभाने की अपेक्षा की जाती है? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि ये दोनों ही एक मजबूत लोकतंत्र के दो पहलू हैं। इन पर विचार जरूर होना चाहिए और संविधान की आगे की परतों को खोलने के लिए उत्सुकता बनी रहनी चाहिए।